नमस्कार। आज हम श्वसन यानी रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। चलिए इस बेहद जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस पर एक बढ़िया सी स्टडी गाइड बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ब्रीदिंग और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बीच का जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करेंगे। फिर हम सांस लेने के पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे, लंग्स की कैपेसिटी कैसे मापते हैं ये जानेंगे, और हाँ, खून के अंदर गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम का रिमोट कंट्रोल किसके पास है, और जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस एक बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दो शब्द हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर असल में इनके मतलब बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, ब्रीदिंग यानी सांस लेना, ये तो बस एक फिजिकल एक्शन है। हवा को फेफड़ों के अंदर लेना और बाहर छोड़ना, बस। वहीं दूसरी तरफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे सेल्स के अंदर होता है ताकि एनर्जी यानी एटीपी बन सके। चलिए आप जरा ब्रीदिंग के मैकेनिक्स को और करीब से देखते हैं। आखिर हमारा शरीर ये करता कैसे है। ये पूरा प्रोसेस ना बस 2 स्टेप्स का है। इंस्पिरेशन यानी सांस अंदर लेना, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सपिरेशन यानी सांस बाहर छोड़ना, ये ज्यादातर पैसिव होता है, मतलब अपने आप। और इसके पीछे का साइंस भी बड़ा सीधा सा है। एक गोल्डन रूल याद रखिए, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा और हवा अंदर आई। जैसे ही छाती का वॉल्यूम बढ़ता है, अंदर प्रेशर कम हो जाता है और बाहर की हवा उस कम प्रेशर वाली जगह में दौड़ी चली आती है। कितना सिंपल और असरदार मैकेनिज्म है ना। अब अगर हमें फेफड़ों की फंक्शनिंग को ठीक से समझना है तो हमें कुछ खास टर्म्स को जानना होगा। ये टर्म्स हमें बताते हैं कि हमारे फेफड़े कितनी हवा होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम या टीवी। ये कुछ नहीं, बस वो हवा है जो हम अभी इसी वक्त नॉर्मल रिलैक्स तरीके से अंदर बाहर कर रहे हैं, लगभग 500 ml। अब एक नॉर्मल सांस लेने के बाद जरा जोर लगाकर और गहरी सांस खींचिए। खींची, वो जो एक्स्ट्रा हवा आप अंदर ले पाए ना, बस वही है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV। बिल्कुल इसी तरह जब आप नॉर्मली सांस छोड़ते हैं, उसके बाद भी आप जोर लगाकर और हवा बाहर निकाल सकते हैं। वो जो एक्स्ट्रा हवा बाहर निकली उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, पूरी ताकत से सांस बाहर निकाल दें, तब भी फेफड़ों में थोड़ी हवा हमेशा बची रहती है। ये है रेजिडुअल वॉल्यूम या RV, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हवा फेफड़ों को पूरी तरह से पिचकने से रोकती है। तो अब जब हम इन बेसिक वॉल्यूम्स को समझ गए हैं तो इन्हें जोड़कर बनती हैं लंग कैपेसिटीज, जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वगैरह। पर इस टेबल में जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है वाइटल कैपेसिटी। ये स्टार मार्क इसीलिए है क्योंकि ये फेफड़ों की हेल्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर है और एग्जाम में ये सवाल अक्सर आता है। अच्छा, तो हवा फेफड़ों तक तो आ गई, अब आगे क्या। अब कहानी आती है ब्लड स्ट्रीम पर, जो एक तरह की मॉलिक्यूलर डिलीवरी सर्विस है। ये ऑक्सीजन को डिलीवर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट को हटाती है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी सीधा साधा है। जितनी भी ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं उसका लगभग 97% हिस्सा हीमोग्लोबिन नाम के एक प्रोटीन पर सवारी करके जाता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स में होता है। बस 3% ही प्लाज्मा में घुलकर ट्रैवल करता है। अब ऑक्सीजन का तो मामला सिंपल था, पर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी अलग है। इसका ट्रांसपोर्ट 3 तरीकों से होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा तरीका है वो है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। लगभग 70% CO2 इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। और हाँ, ये एक और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है एग्जाम्स के लिए, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अब अपने सफ़र के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये जो सांस लेने का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसे कंट्रोल कौन करता है, और अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं। तो इस पूरे ऑटोमेटिक सिस्टम का जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से यानी ब्रेन स्टेम में होता है। और मज़े की बात यह है कि ये सेंटर ऑक्सीजन के कम होने से ज़्यादा हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने पर रिएक्ट करता है। जी हाँ, हमारी सांस लेने की जो इच्छा होती है उसका मेन ट्रिगर CO2 का बढ़ना है, न कि ऑक्सीजन का घटना। तो ठीक है, सब कुछ समेटते हैं। ये रहे वो एग्जाम एसेंशियल्स, मतलब वो बातें जो किसी भी हाल में नहीं भूलनी है। पहला, गैस एक्सचेंज की जगह एल्वियोलाई। दूसरा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर हीमोग्लोबिन। तीसरा, CO2 का मेन फॉर्म बाइकार्बोनेट। चौथा, लंग्स का की मेजर वाइटल कैपेसिटी। और पांचवा, पूरा खेल जिस पर आधारित है, डिफ्यूजन
यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट। और अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए। अभी हमने जाना कि सांस लेने का मेन ट्रिगर खून में CO2 का बढ़ना है, ऑक्सीजन का घटना नहीं। तो फिर सोचिए, जब कोई बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाता है जहां हवा में ऑक्सीजन कम होती है, तो उसके सांस लेने के पैटर्न पर इसका क्या असर पड़ता होगा।